ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। आज हमारी जो एपिसोड है वो कंटिन्यूशन है लास्ट एपिसोड से, क्योंकि इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है फाइनेंशियल मार्केट्स में, इकोनॉमी के अंदर। स्टॉक्स गिर रहे हैं, ऊपर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। और कल तो बड़ा ही तमाशा हुआ जब ट्रम्प ने जो है अपना जो डिसीजन है वो वापस लिया टैरिफ्स का। और चाइना पे उसने जो है टैरिफ कई हद तक बढ़ा दिए, यानी कि 125% कल था और आज उसने मजीद बढ़ा के मेरे ख्याल में 25% मजीद उसने बढ़ाया। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन नज़र आ रहा है ट्रम्प की तरफ से चाइना के लिए। तो हलचल तो है। अब इसके इम्पैक्ट आते-आते हमें टाइम लगेगा दुनिया के अंदर, कि हमने देखेंगे कि हम जो सप्लाई चेन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। चाइना से जो स्टफ़ एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में, यूएस में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब नई सप्लाई चेन्स एस्टेब्लिश होंगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एट लीस्ट इन द मीन टाइम हम देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें नज़र आएगी। चीज़ों की कीमतों की इसमें इज़ाफ़ा होगा। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, आईफ़ोन, जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया, क्योंकि चाइना ऑफ़ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें और मैन्युफैक्चर करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इन सब का इम्पैक्ट यूएई की मार्केट, खास करके दुबई की जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट है, उस पे क्या पड़ने वाला है इन द शॉर्ट टर्म। और हम लॉन्ग टर्म पोजीशन को भी थोड़ा-सा देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में हम क्या देखते हैं। लेकिन फिलहाल हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है और हमसे पूछा है कि जो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आने वाला है यूएई की रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर, उस पे थोड़ा-सा बात कर लें। तो आज इसी पे हम थोड़ा-सा डीप डाइव करेंगे। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। यासीन, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक, सब खैरियत है। बहुत गहमा-गहमी है, मुझे श्योर है कि आपको भी काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे होंगे कि भई कितनी कन्फ्यूजन फैली हुई है मार्केट में और समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, नहीं करें, होल्ड करें। तो ये काफ़ी मेजर क्वेश्चंस हैं लोगों के ज़हन में। तो आज थोड़ा-सा हम इस पे डीप डाइव कर लेते हैं, ताकि हम एक ऑनेस्ट व्यू पेश कर दें। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, लेकिन हम सिर्फ़ अपनी रिसर्च से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको किन-किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए बिफोर यू मेक द डिसीजन। तो क्या हुँ। नज़र आता है आपको इन द ब्रॉड स्कीम ऑफ गेम, के जितनी भी ये जो पॉलिसीज़ आ रही हैं यूएस से, ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट्स पे, इकोनॉमी पे, डॉलर के ऊपर, और ऑफ कोर्स डॉलर के साथ जो करेंसी लिंक्ड है उनके ऊपर। यूएई की करेंसी भी जो है डॉलर से लिंक्ड है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, स्पेशली इन द रियल एस्टेट मार्केट? यार, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है और मेरे ख़्याल क्या, जो बहुत सारे लोगों को जो मैं फ़ॉलो करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर भी, उनसे भी मैंने मैसेज डाले थे, उनसे मैंने कहा था भाई क्या आपका वो है? तो सबके जो जवाबात थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि कंक्लूजन किसी चीज़ का नहीं है। बस वो जो बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको अपना दिमाग ज़रा खोलना होगा। ये देखना होगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, और ये देखना होगा कि बदलती हुई सिचुएशन है। आप इन फैक्टर्स को एक्नॉलेज करें और एक्नॉलेज करने के बाद उसको देख-देख के अपने स्टेप्स लें कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपको एक पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट किस-किस चीज़ पे पड़ सकता है। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया, तो फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने मिस आउट कर दी है, वो फिर आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये बड़ा अच्छा वक़्त है, ना सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए इस चीज़ को समझने का कि एक आदमी जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी है, वो कैसे एक मेरे जैसे और आपके जैसे अब इन्वेस्टर जैसे एक आदमी की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन है हुँ। और ये हमारी रीसेंट हिस्ट्री में तो पीछे ऐसा कोई गुज़रा नहीं। लास्ट आई थिंक कोविड था, जिसमें हमने देखा कि कोविड ने किस तरह से किया था, और बाकी भी जो जो डाउन टर्न्स वगैरह आए थे, वो डाउन टर्न्स जो थे वो समहाउ सिस्टम बैठ गया, सिस्टम का फेलियर, इस तरह की चीज़ों से आए थे। ये सेल्फ इंड्यूस्ड जो सुनामी है ये ये पहली दफ़ा हम फेस करें, तो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है ये, इससे पहले हुई बिल्कुल। नहीं है। और इसको अगर हम कंपेयर करें वो 1930s का जो सिलसिला था, उस वक़्त यूएस क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, तो कुछ तो चीज़ें सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि वो यूएस वो वाला यूएस नहीं है और दुनिया वो वाली दुनिया दुनिया नहीं है। हाँ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था सिलसिला, ये एक अलग सिचुएशन है, और मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है बेसिकली। अगर बिल्कुल ठीक थ्रेड कह का रहे हैं लफ्ज़ आप। निकाल दें आप, इट्स अ हाँ। थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर। ये वॉर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी लोगों लोगों की लाइफ को ऑल अक्रॉस द ग्लोब, बिल्कुल सही कह ऑल रहे हैं आप। अक्रॉस द ग्लोब, मैं एज़ हमारा एक कंपेयर्ड टू किसी को जो आप मार दें जाके, 4 हाँ, लोगों को हमारा मार एक दें, और 6 लोगों ग्रुप को है, मार उस दें। पे भी हम ये डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैंने उस पे यही बात की थी कि आज से 4-5 साल के बाद लोग
इसको भी ऐसे ही याद करेंगे जैसे कि हम कोविड लॉकडाउन्स को याद करते हैं, कि कोविड लॉकडाउन्स भी एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड था ना, अपने ऊपर आपने खुद मुसीबत डाली, बंद करके हर चीज़, सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दिया, आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया, तो इकॉनमी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फ्लैट हो गई थी। अब इकॉनमी और जो सप्लाई चेन है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप इसको फ्लिप ऑफ स्विच के ज़रिए स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, अगर आपने स्टॉप किया, जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, आपको नहीं पता कि उसके रिperकशंस किस तरह से सामने आएँगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो अब हम अभी तक देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन किया था उन्होंने, जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी, उसका इम्पैक्ट अभी तक हम देख रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहा है। तो इसी हुँ, तरह हुँ। ये जो ट्रेड वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ है ना, अब इसका भी इम्पैक्ट हमें आज से 3-4 साल, 5 साल के बाद पता चलेगा। मैं बहुत ये सोच रहा था इम्पोर्टेंट कि बात है। बहुत से ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के भी अमेज़न पे सेलिंग करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, वो ऑफ कोर्स बाय करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाइना से और फिर उनको शिप करवाते हैं यूएस के अमेज़न डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। आप ऐसे सोचें ही। कितने मिलियंस की तादाद में ये सेलर्स होंगे, और उनका हुँ, मॉडल ही इस पे बिल्ड करता है कि वो चाइना से प्रोडक्ट बाय करें, वहाँ से शिप करवाएँ यूएस में या यूरोप हुँ, में, वहाँ से हुँ, सेल करें। तो अब आप हुँ, सोचें कि उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ का। नहीं ये बड़ा तो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बड़ा ज़बरदस्त एंगल है और ये वाला भी अच्छा एंगल है कि ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो ये कब तक इसके रिपल इफेक्ट चलेंगे। इसको बिल्कुल। इसको वेग कहते हैं ना कि जब वो जहाज़ पानी में उतरता है तो रिपल स्टार्ट होती है और फिर वो जब छोड़ता है पीछे तक तो वो जो वेग हुँ, है, वो वेग कहाँ तक जाएगी। तो बिल्कुल। इसलिए इस वक़्त कोई भी आपको सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि इवेंचुअली क्या होना है क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जो बैठा हुआ है इस वक़्त व्हाइट हाउस के अंदर उसके मूड पे डिपेंड करता है। अगर उसका मूड चेंज हो गया तो वो कह देगा कि जी स्टॉक वापस लेकर आ जाओ, तो कहेगा मैं हुँ, चेंज कर लेता हूँ। उसका मूड चेंज नहीं हाँ। हुआ तो आप कहेंगे हाँ, अभी ठहर जाओ, अभी 90 दिन का ब्रेक दे दिया है मैंने, उसके बाद मैं कुछ और करूँगा। बट एक चीज़ ऑब्वियसली सारे लोग यही बात करेंगे अनसर्टेनिटी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको स्टडी ना किया हो। क्योंकि वो फैक्ट ऑफ लाइफ है अनसर्टेनिटी और जो हमारा ब्रेन है वो अनसर्टेनिटी को किसी का भी ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। हम कहते हैं इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करते। हुँ, अनसर्टेनिटी कोई भी पसंद नहीं करता बिल्कुल। क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ना वो आपको सर्वाइवल में डाल देती है। हुँ, तो और हमने इसको स्टडी भी नहीं किया हुआ, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा वो है कि आप लोग जाकर जरा स्टडी करें कि अनसर्टेनिटी है क्या चीज और अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से समझ सकते हैं ताकि जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हो तो आपको पता हो कि अपने आप को कैसे कैसे कंट्रोल करना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूं मेरी एक दो कुछ डील थी अभी चल रही थी पीछे तो वो कहने लगे कि यार मैं आपको बताता हूँ एक दो दिन के बाद मैंने कहा ठीक है। आज मेरी बात हुई तो कहने लगे यार मौसम भाई मैं आपसे इसलिए आज बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टॉक्स जो है वो कुछ रिकवर कर गए। मैंने कहा "हैं? अच्छा तो इस वजह से।" मैंने कहा बताया क्यों नहीं। कहते नहीं मैं तो दरअसल इसमें मसरूफ था। मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जैसे इसलिए थोड़ा सा पीछे चला गया था वो। तो मैंने कहा कि तुमने तो इन्वेस्टमेंट की थी तो ये टाइम तो होल्ड का है ना। होल्ड का टाइम है ये। हुँ, जब ये होल्ड का टाइम है तो इसमें आप परेशान क्यों हुए। कहते मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा क्यों परेशान हुआ। मैंने कहा ये तो टाइम ही होल्ड करने का है। और जिस तरह बात हम कर चुके हैं कि वो एपेटाइट का हाँ, गेम है, स्टमक का गेम है इन्वेस्टमेंट, एग्ज़ैक्टली। इंटेलिजेंस असल का गेम नहीं में है। ये सारा ताल्लुक जो है ना ह्यूमन इमोशंस के साथ लिंक्ड है। वो आप इमोशंस के कितने साथ है। ही एक्सपर्ट हो जाएँ, जो हमारा एक ग्रुप है ना जिसमें वली भी है, बहरोज़ भी शामिल है, तो हम अक्सर उस पे बात करते हैं। आप कितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन जब वो ह्यूमन इमोशंस टेस्ट होते हैं ना, तो फिर ऑटोमैटिकली आपसे वो एक्शंस हो जाते हैं जो आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते। ठीक है? अब हम क बात कर रहे थे कल कि यार ये जो स्टॉक गिरे थे और कल एकदम से रैली आ गई, तो काश हम जो है वो बाय कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस आपको ऐसा फ़ियर क्रिएट करते हैं कि यार पता नहीं अभी मैं बाय करूँ, ये मज़ीद ना गिर जाए 50%। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीज़न लेना, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट में। तो अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी इसमें घबरा जाता है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है ना, एक अननोन फ़ियर ऑफ अननोन है। क्योंकि कोई सेट टाइमलाइन तो नहीं है ना कि भई अभी गिरी, कल उड़ जाएगी। हो सकता है कल जो है 50% दोबारा गिर जाए, कुछ नहीं पता। यासीन आपने आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी है यहाँ पे। इमोशंस कौन-सी? की बात की है आपने। हाँ, 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 बिल्कुल। ह्यूमन ये ना इमोशन इंपॉर्टेंट बात। ये साइकोलॉजी का गेम है सारा। जब ये बात की है तो हुँ, किसने पढ़े? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कौन सा सब्जेक्ट था? किस स्कूल में था? कहाँ था? हमारा फंडामेंटल इश्यू यही है कि जो चीजें बेसिकली हमें ड्राइव करती हैं, इमोशंस, हुँ, फूड,
इवन रियल एस्टेट में मैं इतने सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो नया हूँ रियल एस्टेट में, राइट? मुझे इतना कैसे पता चल गया रियल एस्टेट का, जो तुम 10 साल से तुम काम कर रहे हो, तो मैं रियल एस्टेट का नहीं पता, यू नो, क्योंकि या एजुकेशन ही नहीं है, हमने हुँ, पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है उसको। अगर मेरी 10 प्रॉपर्टीज है तो मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ। अरे भाई, बेसिक फंडामेंटल्स का पता है तुम्हें? तो ये वही वाली चीज, जैसे आपने इमोशंस का जिक्र किया, इमोशंस को पढ़ें, फिर तो जाके आप पढ़ेंगे भाई ये क्यों होता है मैं मेरे साथ, और मैं क्या, कौन सी फोर्सेस है जो मुझे कंट्रोल करती हैं उस पीरियड के अंदर, और उन फोर्सेस को मैं समझने की कोशिश करूं। तो हुँ, ग्रेट टाइम टू टू लर्न लॉट ऑफ स्टफ। एनीवे, आगे हाँ, चलते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँ, मैं काफ़ी लोगों को फ़ॉलो करता हूँ ट्विटर पे ना, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं, मैक्रो पे बात करते हैं। रिसेंटली मैंने देखा है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कदर अम, अ, यानी कि चेंज हो गया ट्रम्प की मतलब मोहब्बत के लिए, कि उनको नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें क्लियरली कि ये ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं ये कितना डैमेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, नहीं दिस इज़ एन एग्रेसिव पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, चाइना को हमें एक्शन दिखाना चाहिए, चाइना हमें रिप ऑफ कर रहा है वो। मतलब वो रेटोरिक जो ट्रम्प रिपीट करता है एग्ज़ैक्टली वही रेटोरिक वो इंटेलेक्चुअल कोट अनकोट जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये ह्यूमन इमोशंस ही हैं जो आपकी इंटेलेक्ट को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, और आप अच्छे एक्सपर्ट एनालिस्ट होने के बावजूद इस तरह का जो नैरेटिव आप पेश कर रहे हैं जो कि मेक सेंस नहीं करता। अगर आप एक न्यूट्रल बंदा होकर सोचें ना, जैसे कि मेरे लिए ट्रम्प के लिए कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है, ना ही नफरत है, लेकिन मैं एज ए न्यूट्रल बंदे के तौर पर सोचता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली कि इससे कितनी तबाही फिर रही है इकॉनमी के ऊपर, ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर। लेकिन जो ट्रम्प के फैंस हैं उनकी अकल पे पर्दा फिर चुका है, और वो सिर्फ़ उसकी फ़ेवर में और उसकी सिर्फ़ जो जो अच्छाइयाँ वो बता रहा है, उसको रिपीट कर रहे हैं। वो उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि जिससे दुनिया में जो है तबाही फैल रही है, मार्केट्स डाउन हो रही हैं, लोगों के करियर ख़राब हो रहे हैं, उसका उनका कोई रिगार्ड नहीं है। रिलेशनशिप तो ऐसी ही होती है ना, ये तो मोहब्बत होती है, ये नफरत होती है। हुँ, कभी मोहब्बत नफरत तो नहीं होती। नहीं, तो अब जो लोग ट्रम्प को कर रहे हैं वो बेसिकली इतने क्लोज हैं, या जो भी वो फील करते हैं उसके बारे में, तो वही कहते हैं कि भाई मैं तो, अगर इसने कोई बात गलत भी कर दी है, तो क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर चुका हूं, तो मुझे ये बात भी सपोर्ट करनी हाँ, चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर उसने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होगा। हाँ, और ये यहाँ वही पे फिर वो ये बायसेस, ये बायस है आपका, ह्यूमन एग्ज़ैक्टली, बायस है। और उस बायस के अंदर ये है कि आप इतने सब्जेक्टिव हो गए हैं हर चीज के अंदर, कि आपको लगता है कि दुनिया जो है वो बस एक ही डायरेक्शन में रन करती है। और एग्ज़ैक्टली। हमारा अ, हम लोग ये सोच रहे थे जी। कि ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे पीटीआई के जो लवर्स थे इमरान खान के लिए। अब इमरान खान की पार्टी कुछ भी कहे बस उन्होंने उसकी सिर्फ़ अच्छाई में ही बात करनी है। तो वही चीज़ हमें अब यहाँ यूएस में नज़र आ रही है। हाँ, और ये यही तो बेसिकली आपका क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट है। यहीं से तो हाँ, आपको रेज़ होना है। मतलब अगर आप कह रहे हैं ना मुझे किसी की साइड लेनी है, इसका हुँ, मतलब है कि आपने वो अपनी असल कॉग्निटिव लेयर क्रॉस ही नहीं की है। क्योंकि जब वो लेयर क्रॉस होगी ना, तो वो फिर इंटेलेक्ट पर आएगी, और इंटेलेक्ट जो है वो ये नहीं देखता कि कौन कह रहा है। यानी अब इवन घर की भी कुछ जो हमारी नोक-झोंक होती है, कोई लड़ाई-शड़ाई होती है, इसमें ये थोड़ी है कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते या कुछ नहीं है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअली वो बात ठीक नहीं है ना? इंटेलेक्चुअली वो बात ठीक नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। अब उसको शुगर कोट तो आप न शुगर के मतलब वो तो डिप्लोमेसी है ना, कि आप कितनी प्यार से बात करते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग हुँ, चीज़ है, मैं वो बात करूँ। लेकिन वो पता है कि वो ठीक नहीं है। इंटेलेक्चुअली वो बात ठीक नहीं है। तो अपने आप को रेज़ आपने अगर कर लिया इस चीज़ पे, कि हर चीज़ को आप ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली, कि यार इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है, कोई भी करे, ये सिनेरियो, क्योंकि इन चीज़ों को कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी के हुँ, कहने से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएँगी, और किसी के कहने से चीज़ें बुरी नहीं हो जाएँगी। और तभी तो वो ट्रुथ की वो है, ड्राइव है, कि सच एग्री। ढूँढो, सच हुँ, ढूँढो, सच ढूँढो, तभी तो ड्राइव है, वरना तो हम लोगों के पीछे खड़े होते ना फिर तो। बस यही बंदा है हमारा, और यही हुँ, बंदा है, और यही हमारा मज़हब भी हमसे यही कहता है कि भाई सच्चाई की ताकत, तो सच्चाई की ताकत आएगी उसी वक़्त जब आप नीचे की चीज़ों को छोड़ देंगे, कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, डज़न्ट मैटर। ठीक है, तो ठीक है, गलत है, तो गलत है। और इसीलिए इंसान, अल्लाह ताला ने ना इंसान को शैतान पैदा किया है, और ना ही हुँ, फरिश्ता पैदा किया है। हाँ, बस, ना आप फरिश्ता हैं, ना आप शैतान हैं। आप तो हैं बिल्कुल। बीच की चीज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ना शैतान हो सकता हूँ, ना मैं फरिश्ता हो सकता हूँ। जब आप किसी एक साइड पकड़ते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं फरिश्ता हो जाऊँ, और कोशिश करते हैं कि मैं शैतान हो जाऊँ। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकें। हुँ। तो बड़ा फ्लूइड डिस्कशन है ये। आई थिंक फिलॉसफी भी ऐड हो गई इसके अंदर थोड़ी-सी।
ठीक है। तो चलें। आपने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, तो ज़रा आज उनको ज़रा हमें हाँ, बताइए उनको कि थोड़ा-सा आपकी क्या बात स्टडी कर है? लेते हैं क्योंकि हाँ, यार यासीन हो ये रहा है कि सिचुएशन चेंज होती जा रही है। मुझे लगता है कि ये फुल टाइम जॉब बन रही है इस वक़्त इसको फ़ॉलो करना। हाँ। यानी मैं और ये दिन भी है में ना कुछ 10 कि दफ़ा खोल के देखता हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या हर समरी आई। दिन सिचुएशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। आज वो सुबह उठ के कुछ और बयान देगा, कल कुछ और देगा, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हो सकता है जो हम आज बात कर रहे हैं, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ये रेलेवेंट ना भी रहे। हू नोज़? क कल मैं कह रहा था उससे अपने बेटे से कि अरे तुमने सिर्फ़ इतने पैसों के खरीदे स्टॉक्स, तुम्हें तो और हाँ, खरीदने चाहिए थे, अब तो फिर मार्केट चढ़ गई है। अभी जब गिरी है तो फिर दोबारा क्या उसके पास, अरे भाई तुम अभी दोबारा खरीदो, कल का टाइम तो हट गया था, इसको तो खरीदने का टाइम है। तो वो चल रहा है इस वक़्त। बट एनीवे हाँ, आई थिंक काफ़ी एक्साइटमेंट ऐड कर दिया है ट्रम्प ने पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ, अच्छा, स्क्रीन मेरा आई थिंक शेयर हुआ है, राइट? हाँ, हुआ हुआ है। हाँ, हाँ, हुआ हुआ है, बस मैं थोड़ा-सा स्लाइड्स को स्लाइड शो ठीक है जनाब। हमारे पास 30 मिनट्स हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बेसिकली पार्ट 2 है, एक तो हम कर चुके हैं। उसका छोटा-सा हम रिकैप कर लेते हैं कि उसमें हम किस-किस टॉपिक पे बात की थी, डिटेल में हम नहीं जाएँगे। 13 एंगल्स हमने लास्ट टाइम एनालाइज़ किए थे कि इम्पैक्ट के 13 एंगल्स क्या-क्या होंगे। जिनमें एक तो वही था कि करेंसी पैग हुई हुई यूएस डॉलर से, दूसरा था स्टेबिलिटी, दुबई की क्या रोल प्ले करेगी, टैक्स फ्री होना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त दुबई के लिए, रेंटल यील्ड्स जो हैं वो कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं दुबई को, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्लो है जो बाहर से आएगा इसके बाद जो हालात हो गए तो कितना आएगा। अच्छा, जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो है वो उसको जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, लग्जरी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग जो है इस वक्त यानी न्यूट्रल होने की पोजिशनिंग चाइना या अब यूएस के साथ वो किस तरह से हेल्प करेगी दुबई को, फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हमने D33 की बात भी की थी कि किस तरह से दुबई जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी अपने ट्रेड को, तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म जो है वो किस तरह से हेल्प करेगा दुबई को स्टैब्लिश होने के लिए आने वाले वक्त में, डेट सर्विसिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और टूरिज्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने 13 एंगल्स निकाले थे जिनमें हमने लास्ट टाइम बात की थी। अच्छा, अब ये जो पार्ट 2 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम जो बात करेंगे वो बेसिकली 6 फोकस्ड एरियाज पे बात करेंगे और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं या बनने वाले हैं, कोई भी हो सकता है, या वो लोग हैं जो जिनका इंटरेस्ट है कि जी इस पूरे डोमेन के अंदर जो है वो रियल एस्टेट पे आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलें आ जाते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो टैरिफ्स हैं वो क्या हैं। तो यूएई पे जो टैरिफ इन्होंने लगाए हैं 10% है। यूएई के पास जो अपने टैरिफ थे यूएसए के लिए वो भी 10% थे, तो इनको भी 10% है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैरिफ जो है वो 180 कंट्री पे लगाए गए और 180 कंट्रीज में वो कंट्रीज बड़े स्पेशल हो गए हैं जिन पे इतने बेसलाइन टैरिफ्स लगाए, क्योंकि अब ये पता चल गया है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका को कौन ज्यादा पसंद करता है और अमेरिका को कौन कम पसंद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ट्रेड डिफाइन करती है कि भाई किसकी चीज किसको ज्यादा चाहिए किसको कम चाहिए वो अलग बात है, लेकिन टैरिफ से एक एक फेवरेट तरह की लिस्ट निकल कर आ गई है जिसमें एटलीस्ट जीसीसी सारे जो कंट्रीज हैं वहां पे वो 10% के टैरिफ लगे हुए। तो अब मेरे ख्याल में बहुत सारी उसमें उसका जो कंट्रीज। नैरेटिव था वो ये था कि पहले तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा था कि अगर कोई कंट्री हम्म, यूएस पे 10% लगाता है तो हम भी उस पे 10% लगाएँगे। किसी ने 50 हम्म, पे लगाया तो हम्म, हम भी 50 लगाएँगे। और हम्म, फिर दूसरा उसका नैरेटिव ये था कि हम देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट कितना है। अगर हम्म, वो सरप्लस में है तो फिर हम उस डिफरेंस को देख के फिर हम उस पे टैरिफ लगाएँगे कि जितना सरप्लस होगा। तो हम्म, ये अजीब-सा उसने कैलकुलेशन की हुई है। लेकिन कुछ इसमें कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो कि वहाँ ह्यूमन्स रहते भी नहीं है, लेकिन उन पे भी टैरिफ लग गया है। तो हाँ, वैसे ये तो अच्छी हाँ, बात है कि ट्रम्प के अंदर ये बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है कि आपको ह्यूमर देता रहता है। हाँ। यानी जब भी आप नेवर बात अ डल करेंगे ना मोमेंट। तो कोई ना कोई ऐसी चीजें हाँ, निकल आएंगी। वो एक पेंगुइन का भी कुछ चल रहा था ना, हाँ, हाँ। पेंगुइन की तस्वीरें आ गई तो थी, वो कहते थे जिस हम जिस पे क्यों लगा कंट्री का दिया मैंने आपने। हाँ, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ ह्यूमन्स नहीं रहते हैं, वहाँ सिर्फ पेंगुइन्स की पॉपुलेशन है, उस पे भी उसने टैरिफ लगाया है। उस पे टैरिफ लगाए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, एक तो ये देख लेते हैं कि जो इम्पोर्ट्स हैं यूएई से यूएसए वो अराउंड कितनी जाती हैं। एक तो रॉ एल्यूमिनियम जाता है इनका, और कोई 8% जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है, मतलब सॉरी यूएस को चाहिए होता है 8%, वो यूएई से जाता है।
फिर ऑब्वियसली वही है, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड पेट्रोलियम जाता है, फिर मेटल जाता है, आयरन, स्टील, टूल्स वगैरह, ये सारी चीजें जाती हैं। फिर ऑयल, मिनरल्स, लाइम, सीमेंट का बड़ा है वहां पे काम, तो वो सब जाता है। तो ये इंपोर्ट्स हैं यूएई की टू 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 द टू यूएस। अच्छा, जो गैस टर्बाइंस हैं वो जाते हैं यूएसए से यूएई, यानी यूएई के पास जो आती हैं चीजें, वो अमेरिका कौन कौन सी भेजता है? एक तो गैस टर्बाइंस भेजता है, गाड़ियां आती हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट आता है, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस आते हैं। अच्छा, आप दोनों का डिफरेंस देखें कि जो यूएई एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो क्या करता है, और जो यूएसए करता है एक्सपोर्ट यूएई को, वो क्या करता है। तो इन दोनों चीजों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दुनिया के कितने सारे ऐसे मुल्क होंगे जहां पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें कितना मैसिव डिफरेंस होगा चीजों के अंदर। हुँ, और ये ऑब्वियसली गैस टर्बाइंस आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, हुँ। एयरक्राफ्ट पार्ट्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे जो गरीब मुल्क होंगे उनमें कुछ और, मतलब उनको तो शायद बहुत सारी चीजों की जरूरत ही ना हो, तो उन पे भी टैरिफ्स बड़े मजे मजे के लगाए हाँ, जा रहे जैसे वियतनाम जो कंट्री है, वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, जैसे टी-शर्ट्स, जीन्स, क्लोथिंग के आइटम्स हैं, शूज़ हैं। वो हैं। तो इतना हाई-टेक स्टफ़ जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करते। तो हम्म। उन पे 40 पता नहीं 57% उन पे टैरिफ लगाया है। उन पे हाँ, आई थिंक 47% है शायद, हाँ, हुँ, 47 तक कुछ है। हाँ, तो वो बेसिकली यार, वो सारा का सारा उन्होंने ये भी देखा है कि चाइना ने कहाँ कहाँ अपनी प्रॉक्सीज क्रिएट कर दी, किन किन जगहों में, और जहां जहां की नहीं है ना, उन पे इन्होंने काम किया है। हुँ, इन्होंने ये भी देखा है कि चाइना के हर दरवाजे बंद किए जाए, ये भी बंद किया जाए। दूसरे ये कि आपको वो है ना, टीमू, और वो नहीं है शीन, जो ये हुँ। वेबसाइट्स हैं जो बड़ी पॉपुलर चाइनीज़ हैं कंपनीज़ हैं, हाँ। चाइनीज कंपनीज की, तो उसपे वहां पे एक वो इनका कोई लॉ था कि पता नहीं $800 से नीचे की कोई चीज आए तो उसपे कोई टैक्स वैक्स नहीं होगा, इस तरह का हुँ, कोई सिलसिला था जो अमेरिका ने लगाया हुआ था, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो जो छोटी छोटी चीजें आपको चाहिए घर की, या बच्चों को चाहिए कुछ चीजें, या किचन का सामान कुछ चाहिए, अब हुँ, उसके ऊपर भी वही टैक्स लगेगा जो कि बाकी नॉर्मल चीजों के ऊपर ऊपर लगता है। अच्छा, साथ में जो इंपोर्ट्स आती हैं यूएसए से, वो फिर यही है, आर्म्स आते हैं, बट वो स्पेशल केस के अंदर आते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इनकी आती हैं, कुछ वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रिपरेशन वगैरह। तो ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की और यूएई की। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यूएई पे का पे जो इम्पैक्ट है, तो ऑब्वियसली इसका है ट्रेड वाला सिलसिला जो कि हमने भी देखा। दूसरा इम्पैक्ट है वो है ऑयल का, क्योंकि जीसीसी की जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है जो कि वो दुनिया में बेचते हैं, वो है तेल। तो अब तेल जो है, जिसकी डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट इतने अरसे से चल रही है, तो वो जो एफर्ट है वो कितनी कामयाब हुई है इनकी। तो अब जैसे अगर हम यूएई को देखें, तो इनका जीडीपी का जो 25% है वो ऑयल का रह गया। सिर्फ 25% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल का है। अच्छा, अब ये तो हो गया यूएई। अब यूएई में दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक ऑब्वियसली एक दुबई है, और एक दूसरा अल्लाह भला करे अबू धाबी है। दुबई का जो ऑयल का कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। तो ऑयल 1% में ओह! अच्छा। लेस देन 1% है, और ये विकिपीडिया है। सो हुँ, अब लेस देन 1% का मतलब ये हुआ कि उस पर बेसिक इसका तो कोई इंपैक्ट आना ही नहीं है ना। डायरेक्ट हुँ, इंपैक्ट तो ऑयल की प्राइसेस का दुबई के ऊपर तो कोई नहीं है। ये बात तो पता चल गई आपको, हुँ। क्योंकि 1% को डाइवर्सिफाई करना कहीं तो कर ही देंगे किसी न किसी तरीके से। हाँ, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं लेकिन अबू धाबी ये की। थोड़ी-सी शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए है, क्योंकि मैं समझता कि क्योंकि यूएई इटसेल्फ एक ऑयल रिच कंट्री है, तो ऑफ कोर्स दुबई का भी कंट्रीब्यूशन ऑयल का जो होगा उसके जीडीपी के अंदर। लेकिन आप बता रहे हैं 1% है, तो 1% तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन एक परसेप्शन भी तो बनता है ना लोगों के ज़हन में कि भई ओहो! ऑयल जो है वो क कम हो रहा है। अभी जैसे $64 पे आ गया है ऑयल की कीमत। तो एक परसेप्शन लोगों के ज़हन में होता है कि ओह! ऑयल की कीमत कम हो गई है और इसकी वजह से दुबई की इकॉनमी जो है वो स्ट्रगल करेगी। वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, हम उस पर आएंगे हुँ, वैसे। लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट, ये ना, जैसे डायरेक्ट इंपैक्ट दुबई एक्सपोर्ट क्या करता है हाँ, और इंपोर्ट क्या करता है, ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट हो गया। ठीक दूसरा है। ये कि ऑयल निकलता है तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, तो वो हो गया। तो ये तो कम से कम क्लियर हो गया कि दुबई का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल की प्राइस पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, हम आते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट के ऊपर। अच्छा, अब अबू धाबी को देख लेते हैं। अबू धाबी का भी जो वो है, ऑयल जो है, वो 45% कंट्रीब्यूट करता है अबू धाबी का। हुँ, 54%, ये 54.7% जो है वो नॉन ऑयल
रेवेन्यू है जो जनरेट कर रहे हैं। ये मेरे लिए सरप्राइज था बहुत। मैं ये हालाँकि एक्सपेक्ट कर रहा अबू था ये धाबी तो होगा ऑयल रिच स्टेट है। 70% होगा। मैं ये हुँ, सोच रहा था, मैं उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो सोच रहा था अबू धाबी ने कितना किया होगा डाइवर्सिफाई, मैं ये सोच रहा था। लेकिन जब मैंने निकाली रिसर्च तो पता चला कि भाई 45% का हो गया है उनका, यानी 50% से नीचे हैं वो। कितनी एफर्ट्स मार चुके हैं वो इस चीज हुँ, को करने के लिए। तो ये है एफर्ट कि इन्होंने वादा किया था कि हमें डाइवर्सिफाई करना है और ये इन्होंने काम करके दिखाया है। ये देखें, तो ये है इनका टोटल वो। ठीक है, अब चलते हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ये कि क्या होगा, जो लोअर ऑयल प्राइसेस हैं वो रीजन को इम्पैक्ट करेंगी, जीसीसी को थोड़ा बहुत, यूएई को इम्पैक्ट करेंगी, ओमान को इम्पैक्ट करेंगी, बहरीन को सऊदी। इम्पैक्ट करेंगी, सऊदी अरेबिया को इम्पैक्ट करेंगी। और सऊदी अरेबिया को हुँ, तो इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी क्योंकि इस वक्त वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। हुँ, वो तो, हाँ, तो डेवलपमेंट चल रही है उनका। तो वो तो सब कुछ जो आ रहा है इस वक्त वो सारा आई ऑयल से रहा है। तो आई थिंक $90 होना चाहिए प्राइस, तब आई थिंक ब्रेक इवन होगा उनका, सऊदी अरेबिया वालों का। इस हुँ, वक्त 62 बता रहे हैं अभी आप, तो 64 पे है। 64 के ऊपर है। तो हाँ, इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है वो जरा क्या कहते हैं, हाथ हौला रखने की कोशिश कर रहा होगा। वो कहेगा हुँ, भाई जरा कम करो, जरा कम करो, जरा कम हुँ। करो, क्योंकि उनका फेस डिफरेंट है, दुबई का फेस डिफरेंट है। अच्छा, ऑयल और दुबई प्राइसेस में जा रही सारा है तो पैसा बाहर का आया हुआ है। जी, हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? ऑयल प्राइसेस इतनी नीचे जा रही हैं तो इसका मतलब अब वो प्रोडक्शन कट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है ना प्राइस को कहीं न कहीं जाके। तो वो उसको उसको कट करेंगे। हाँ, और ट्रम्प नहीं चाहता कि ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो। हुँ, वो भी खैर, हम एक प्रॉब्ली एक सेशन इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि ट्रम्प का इम्पैक्ट ओवरऑल आने वाले 4 सालों में इस रीजन पे क्या पड़ेगा। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैं वही मैंने मेंशन किया कि नेगेटिव ये है, पॉजिटिव जो है वो हमारे इन लोगों के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है, कि थोड़ा सा जो टिल्ट आने वाला है ना, वो बायर्स मार्केट की तरफ आने वाला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। हुँ, अच्छा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट का कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको पता है कि वो मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है और घुसती चली जाती है, इसीलिए वो आप देखते हैं एक दिन चढ़ जाती है, एक दिन बैठ जाती है। वो ये नहीं देखती कि यार नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इवेंचुअली आगे आ जाएंगे ना। बहुत लोग नहीं सोचते ये, क्योंकि इतना इतना पैसा स्टेक के ऊपर होता है कि वो इमोशंस से निकल ही नहीं सकते वो लोग। और वो कहते हैं निकालो निकालो निकालो, उठाओ उठाओ उठाओ, निकालो निकालो निकालो। उस चक्कर में ये मार्केट ऊपर नीचे जाती है और यहीं पे फिर जो समझदार लोग होते हैं वो पैसे बनाते हैं। तो अब जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसमें जो कुछ लोग अगर सोच रहे थे इस चीज को कि यार जाए ना जाए, अभी हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, जाए ना जाए, वो ना जाएंगे, तो फिर एक दफा से सोचेंगे कि यार चले ही जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमें वो लिस्ट निकालनी चाहिए मूव होने के लिए जहां पे जो ट्रम्प है उसके जो टैरिफ्स हैं वो सबसे कम लगे हुए हैं। यानी अब हाँ, आपके पास एक और क्राइटेरिया आ गया मूव करने के लिए कि अगर वो ट्रम्प की हाँ। लिस्ट तो लेकर आओ, किन किन मुल्कों में सबसे कम टैरिफ लगे हुए हैं। अच्छा, मेरा तो अभी भी ये बिलीफ है कि ये जो टैरिफ्स की सिचुएशन है ना, ये टेम्परेरी है। ये हम्म, इसने ऑफ कोर्स प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ शुरू किया है, ताकि जो ट्रेड डील्स हैं वो रीनेगोशिएट हों हम्म, गोइंग फॉरवर्ड। वो जब हम्म, रीनेगोशिएट हो जाएंगे तो टैरिफ हट जाएँगे। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेरी थिंकिंग है, हो सकता है 3 महीने रहें, 4 महीने रहें। आई डोंट थिंक कि ये 4 साल तक रहेंगे। यार ये भी देखिए कि 1930s की बात करते हैं ना, ये जब रिसेशन वो आया था, द ग्रेट डिप्रेशन, हाँ, 30s में है ना, आया था। वहां जो आया था 30s के बाद समझो तकरीबन 100 साल हो जाएंगे हमें ना, हुँ, है ना, दो कितना हो गया है, 25 में, है ना। तो हाँ। तकरीबन 100 साल हो जाएंगे। तो अभी 100 साल में ये टूल, ये वाला ये दोबारा यूज किया जा रहा है। अब ये आगे ये कैसे यूज होगा नहीं होगा, मतलब एकदम से नई दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि यार ये हो सकता है। हाँ, लेकिन नॉट विदाउट मैसिव डिसरप्शन। वो यानी तो कि देख लें आप डिस्ट्रप्शन। अब जो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या ग्लोबल इकोनॉमी, वो इतनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है आपस में कि आप एक जगह पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 10 जगह पड़ता है। तो अगर आप कोई नया ऑर्डर लेके भी आएँगे तो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स। हम्म, यानी कि ऐसा नहीं हम्म, कि आपने बस यूएस में चेंजेस कर दिए और उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ा। ये होना बड़ा हम्म, मुश्किल है। नहीं, लेकिन ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम फिर कहेंगे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़ा अच्छा है ना टाइम। हुँ, पैसा बनता है उसी वक्त, ठीक है। वो मार्केट
अगर खराब होगी, सब चीजें होंगी, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, उस इम्पैक्ट में इन्वेस्टर तो पैसे बनाते हैं ना। बिल्कुल। अब ये जो जो बिक रहे हैं, जैसे अभी अब हमने हमने लगाए हुए थे, तो हमारे मेरे बेटे साहब खरीद रहे हैं, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार 6 महीने बाद क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद क्या होगा? हुँ, 2 साल बाद? तो जो भी इन्वेस्ट किया है वो हमें हमें बड़ा अच्छा टाइम है इस वक़्त इन्वेस्ट करने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी, अगर चेंज नहीं आएगा तो अपॉर्च्युनिटी नहीं हुँ, क्रिएट होगी। अच्छा, अच्छा उसमें आखिरी पॉइंट ये था कि कुछ इन्वेस्टर जो है वो होल्ड बैक करेंगे, जो थोड़े से वो होंगे, वो कहेंगे यार अभी रुक जाते हैं, अभी नहीं पता क्या सिचुएशन होती है। तो ये कुछ कुछ लोग होल्ड बैक करेंगे और कुछ जो होंगे वो कहेंगे नहीं यार निकलो, क्योंकि ये बार-बार जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, इस अनसर्टेनिटी से बेहतर है कि हम किसी ऐसी जगह चले जाएँ, जहाँ पे हालात थोड़े से ओवरऑल बेहतर हो। और हुँ, जीसीसी ओवरऑल बेहतर है बाकी सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा, अब न्यू ट्रेड पार्टनर्स जो ब्रिक्स का अलायंस है, वो बड़ा क्रिटिकल हो गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है ये, कि इस वक्त जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये जो अलायंस बना हुआ है, ये इस वक्त सुपर एक्टिव है। और ये जो अमेरिका था, जब बहुत सारे लोग बेचा करते थे चीजें, अब उनको पता है कि अमेरिका पे तो अब हम रिलाय कर नहीं सकते, तो अब हमें एक दूसरे के ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो आई एम श्योर चाइना ने अपने बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में भेज दिए होंगे, वो उन्हें फोन पे बातें कर रहे होंगे उनके साथ इस वक्त। और पूरी दुनिया की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो उनके सारे के सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो दूसरी मुल्कों से बातचीत कर रहे होंगे। और वो ऐसे ऐसे मुल्कों से बातचीत कर रहे होंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा बातचीत करने का। क्योंकि वही जो आपने बात की ना, ट्रेड डेफिसिट उसकी, सप्लाई चेन की, कि भाई इतना सामान है, इतना कुछ है, ठीक है, अभी टेम्पररी मसला सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है, हुँ, जेएलआर ने होल्ड कर दी है अपनी, वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे यूएसए को, ठीक है। मर्सिडीज कह रहा है कोई मसला नहीं, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। टोयोटा कह रहा है कोई मसला नहीं, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। टोयोटा एब्जॉर्ब कर सकता है फॉर टाइम बीइंग, मर्सिडीज एब्जॉर्ब कर सकता है फॉर टाइम बीइंग, जेएलआर नहीं कर सकता, जैगुआर लैंड रोवर नहीं कर सकता। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा अब सिचुएशन बेहतर होगी तो हम करेंगे, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हुँ, कि 25%। तो अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हो, तो जो जेएलआर है वो इस वक्त किस किस को फोन नहीं कर रहा होगा, किस किस को फोन नहीं। और यानी ये भी देखा जाए ना कि अब अगर गाड़ियां यूएई में, यूएई आपको पता है ना, यूएई क्या पूरा जीसीसी जो है वो तो कहते हैं जन्नत है ना गाड़ियों की, जन्नत है गाड़ियों की, राइट। हुँ, तो इस वक्त ये होगा कि लाइन लग जाएगी जीसीसी के अंदर गाड़ियों की, क्योंकि जो गाड़ियां अमेरिका एक्सपोर्ट होती थी, उनके लिए सेकंड फेवरेट मार्केट दुनिया में कौन सी है, जहां पे हुँ, पागल है लोग गाड़ियों के पीछे, हाँ, पूरा पूरा जीसीसी है। तो पहले जो गाड़ियां आपको नहीं मिल पाती थी क्योंकि अमेरिका चली जाती थी, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड है ना, अमेरिका भी लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है, हुँ, तो वो गाड़ियां फिर यहाँ पर आएंगी, हाँ। यूएई आएंगी, उसके लिए वो एक अच्छी चीज हो गई है। तो ये नया ट्रेड पार्टनर वाला जो सिलसिला है ना, ये आई थिंक इज हेल्दी फॉर द वर्ल्ड। हाँ, बहुत काफ़ी हेल्दी जो चीज है। क्रिटिक्स हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ट्रम्प की इस पॉलिसी से जो चाइना के पहले मुखालिफ थे ना लोग, कंट्रीज़, अब वो चाइना के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो चाइना अब जो है न्यू पार्टनरशिप्स जो है वो एस्टेब्लिश करेगा तो दुनिया भर में। अगर वो यूएस के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सका, तो वो दूसरे मुल्क के साथ करेगा। तो ऑफ कोर्स एक शिफ्ट आएगा ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कि चाइना का जो है एक्सपोर्ट जहाँ जो पहले यूएस में जाता था, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होगा। ऑफ कोर्स यूएस की मार्केट को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है इस वक़्त, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी बाइंग पावर है। लेकिन उससे होगा ये कि नए पार्टनर्स चाइना के लिए सामने आएँगे। और ये भी देखिए आपके सामने फैक्ट है ना कि हुँ, जिस बहुत पिछले 15-20 सालों के अंदर जितने बिलियनर्स पैदा हुए हैं चाइना के अंदर, जितने भी हुए, इतने कहीं पे भी नहीं हुए होंगे। हुँ, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज वहां मूव हो गई थी, सारी दुनिया की फैक्ट्रीज वहां मूव हो गई थी, ठीक है। तो वो जो इकोनॉमी की सिचुएशन है चाइना की, उस यानी स्पेंडिंग पावर के पॉइंट से देखें, जब वो सिचुएशन नहीं जो 30 साल पहले थी, हुँ, वो सिचुएशन नहीं है, तो सिचुएशन चेंज हो गई। आपने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। आपने कहा कि चाइना ये खुद ही करेगा, खुद ही देखेगा, अपनी मार्केट को खुद ही एड्रेस करेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप जाके चाइनीज मार्केट को भी एक्सप्लोर करें और जाएं वहां पे और देखें और बातचीत करें। तो आई एम श्योर चाइना भी अपनी रिलेशनशिप को दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करेगा इस पीरियड के हुँ। अंदर। तो ये वैसे ओवरऑल अमेरिका को निकाला जाए तो ओवरऑल दुनिया के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, और लेकिन मसला ये है कि ये जो सारी रिलेशनशिप है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी ऑफ़ कोर्स। एस्टैब्लिश होने में ना। जो हुँ, सप्लाई चेन वगैरह जो है, तो प्रॉब्ली 1 आध साल, 1.5 साल लगेगा चीज़ों को सेटल होते। बिल्कुल। ठीक है, आगे आगे आ जाते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये बड़ा ऑब्वियस भी है, सब लोग इस पे बात कर रहे होंगे कि जो कंपनीज़ हैं, वो जो हाई टैरिफ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो कहेंगे कि भाई ये तो
मुसीबत में है, चलो हमारा हट जाता है, फिलहाल हट जाता है, लेकिन मुझे डाइवर्सिफाई करना है, हुँ। मुझे एक फैक्ट्री कहीं और लगानी है, बताओ मैं कहाँ लगाऊं, बताओ मैं कहाँ लगाऊं। तो उसमें फिर ये निकल कर आ जाएगा यूएई, और यूएई भी निकलेगा, बल्कि मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया भी निकलेगा, ओमान भी निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओमान के अंदर है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सऊदी अरेबिया के अंदर है, वो चीपर है एज कम्पेयर टू यूएई के। तो अब ये जीसीसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव हो जाएगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट प्लस वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हॉट होना शुरू हो जाएंगी वहां पे, क्योंकि लोग कहेंगे कि या तो हम मूव हो रहे हैं या फिर हम डाइवर्सिफाई कर रहे दैट्स हैं। अ गुड आगे पॉइंट। चलते हैं, आगे चलते हैं ऑफ प्लान। अच्छा, ऑफ प्लान में ये कि आप अपना होमवर्क कर लेना, इस वक्त जो हुँ। सिचुएशन चल रही है तो उसमें डेफिनेटली जो चीजें स्क्वीज होनी छोटी सी, यानी पॉजिटिव ये है कि जो अगर थोड़ी चीजें स्क्वीज हुई, टेम्पररी स्क्वीज हुई भी, तो उसमें जो मार्जिन का इंपैक्ट आएगा वो फिर डेवलपर्स को आएगा, क्योंकि उधर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हो रही है जहां से वो खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो रही है, ठीक है, और यहां से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है ना, तो चीजें भी महंगी हो रही हैं और मैं बेच भी नहीं पा रहा। अब ये दो मसलों में बीच में कौन आएगा? डेवलपर आएगा। हुँ। जब डेवलपर आएगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा करते हैं कि जो फाइनल पेमेंट है ना वो इंक्रीज कर दो, या थोड़े से पेमेंट प्लान लंबे लंबे एक्सटेंड कर कर दो, ताकि हुँ। उसको रीनेगोशिएट कर लें। रीफाइनेंसिंग कहते हैं ना, आप हाँ। रीफाइनेंस करा लो। तो हाँ, ये इस तो तरह होता है। की सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी कनाडा में तो इस वक़्त काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई है प्राइसेज़ के अंदर। तो हम्म। जितने भी तो यहाँ पे इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन, जिस तरह आप ऑफ़लाइन कह रहे हैं ना, तो अच्छा, कनाडा में प्री इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। तो प्री कंस्ट्रक्शन में इस वक़्त काफ़ी काफ़ी जो है वो हलचल मची हुई है, क्योंकि इतने यूनिट्स आ गए हैं, और क्योंकि अब राइज़िंग ओ। जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, तो लोगों की जो मॉर्गेज बन रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है एज़ कम्पेयर टू जितना वो रेंट कलेक्ट करेंगे। तो हम्म। बिल्डर्स तो वो बिक नहीं रहे। तो हम्म। बिल्डर्स तरह-तरह के इंसेंटिव दे रहे हैं। अच्छा भाई, मैं तुम्हें अप्लायंसेस भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें डिकोर के पैसे भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो है वो और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ उसके अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। जब कभी भी मार्केट में टाइटनेस आती है ना, तो जो बिल्डर होता है ना, वो आपको तरह-तरह के इंसेंटिव देता है कि अच्छा हाँ, मुझसे फर्निश भी ले लो, मुझसे एसी भी ले लो, मुझसे अप्लायंसेस भी ले लो, मैं तुम्हें जो पेमेंट प्लान है वो भी फ्लेक्सिबल बना दूँगा, पोस्ट एक्सेस भी हैंडओवर दे दूँगा। पेमेंट प्लान, हाँ, ले लो मुझसे, यानी हाँ। डाउन पेमेंट दे दो, आ जाओ, मूव हो जाओ, और फिर किराए की तरह डाउन पेमेंट, वो सॉरी हुँ। इंस्टॉलमेंट देते रहो मेरी। तो मेरे ख़्याल में अब बायर्स के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी होगी कि अगर इस तरह की चेंजेज़ आती हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें कि बिल्डर जो हैं आपके लिए थोड़े इंसेंटिव सामने लेके आएगा। हम्म। तो हम्म। डील हंटिंग की ज़रूरत है इस वक़्त। इस पर डील हंटिंग की जरूरत है, बिल्कुल हुँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग ऑलरेडी ऑफ प्लान ले चुके हैं, तो उनको अपने थोड़े प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे ना, हुँ, थोड़े चेंज करने, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब डिलीवर होगा, या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिलीवर होगा तो मैं बेच दूंगा, या फिर मैं मूव कर जाऊंगा, इन डिलीवर होगा तो मैं मूव कर जाऊंगा, तो वो उनको हुँ, देखना पड़ेगा कि भाई वो सिचुएशन क्या हो रही है। ये प्रॉब्ली नेगेटिव है कि आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव ये है कि अगर वो बीच में बन रहा है और कंपटीशन उसका आगे है, तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो जाए। तो ऑफ प्लान का ये डिस्कशन है। अच्छा, रेडी टू मूव ये कि इस वक्त लोग देखेंगे कि हमें ऐसी चीज दो जो हमें हमारे हाथ में हो, जो हमें नजर आती हो, तो और स्टेबल इनकम भी जनरेट करती हो साथ साथ, हुँ, क्योंकि इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यार ये वक्त गुजार दूं किसी तरीके से, मैं हाँ, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, मैं ये वक्त गुजार दूं बस, मैं कहीं डूब ना जाऊं, सिर्फ वक्त गुजार दूं ये वाला। तो उसके लिए आपको स्टेबल इनकम होगी, तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगी आपके लिए। हुँ, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस टेनेंट को आप दे रहे हो उससे पूछें तुम किस इंडस्ट्री में काम करते हो, हुँ, क्योंकि वो जो टेनेंट है, वो अगर आपने नहीं पूछा उससे, तो पता चला 4 महीने बाद 6 महीने बाद कहने लगा यार मैंने अभी तो ले लिया था, लेकिन मेरी तो पता चला भाई ये तो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जिसके ऊपर काफी चीजें, जिसका इम्पैक्ट हाँ, आया हुआ है हाँ, उसका। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मैं रेडी टू मूव ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, उसमें हुँ। आके रहेगा कौन। अच्छा, इस केस में दुबई में क्या होता है अगर लेट्स से टेनेंट ने 1 साल की लीज़ साइन की आपसे, हम्म। और 4 महीने के बाद आके वो कह रहा है कि नहीं भई मेरी तो जॉब चली गई, मैं तो जा रहा हम्म। हूँ, अपने हम्म। बांग्लादेश वापस जा रहा हूँ मैं। हम्म। हम्म। तो उस केस में क्या होता है? यार ये अच्छा सवाल है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। हुँ, इसको देखना पड़ेगा, इस पे भी रिसर्च करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पे शेयर करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमने वो प्लान तो किया था ना कि हम वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा देखेंगे,
हाँ। एसपीएस भी जरा देखेंगे, तो वो उसमें फिर एक पॉइंट कवर कर लेंगे। पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे ये बातें होनी शुरू हो गई होंगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा ये हाँ। कि जैसे ये ना कि मैंने नीचे लिखा हुआ ये कि वो सम टेनेंट कहेंगे भाई मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अफोर्ड हाँ। ही नहीं कर सकता, या मुझे तो तो छोड़ना लैंडलॉर्ड ये पड़ेगा। करें कि साल का एडवांस रेंट लें टेनेंट से। हाँ, उसमें ये लोग करते ही हैं कि अगर आप साल का देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हम्म। अगर आप क्वार्टर का देंगे तो और डिस्काउंट, थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम्म। आप बाई ईयरली देंगे तो थोड़ा कम। इस तरह से वो ऑफर करते हैं। दुबई में ऐसे ही होता है, मिनिमम 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, इस तरह के होते हैं। अच्छा। कितने चेक्स हैं? 4 चेक्स हैं, 3 चेक्स हैं, 2 चेक्स हैं। चेक्स की बात होती है वहां पे। हम्म। तो ये पॉइंट है कि रेडी टू मूव जो है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी इस सिचुएशन के अंदर। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेडी टू मूव की प्राइसेस में थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम आएगा कंपेयर टू ऑफ प्लान? अभी तो प्राइसेस में ओवरऑल देखें, इस वक्त बाइंग मार्क, अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है और छोटी सी करेक्शन आती भी है, तो वो हम्म। जब बाइंग मार्केट इधर शिफ्ट होगी तो आप नेगोशिएट बेहतर कर सकते हैं ना। राइट। क्योंकि जो इस वक्त बेच रहा है वो वही बेच रहा है ना जो बेचारा परेशान है। वरना ठीक है। अच्छे अक्लमंद लोग या जिनके पास कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो आराम हम्म। से बैठे हुए होंगे। ठीक है। वो तो पार्टी कर अच्छा, रहे होंगे कि यार मुझे काम नहीं करना अब इस पीरियड के हमें अंदर। 5 मिनट्स में वाइंड अप करना होगा। ओके ओके डन। हम्म। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा ये भी स्कैन किया था मीडिया क्या कह रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जी ओवरऑल गल्फ स्टेट जो है वो वैसे तो वेदर कर देंगी स्टॉर्म को, लेकिन जो क्रूड प्राइसेस हैं वो उनको इम्पैक्ट कर सकती है। तो हम्म। अब पॉइंट ये है कि दुबई को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकती, अबू धाबी को 25% इम्पैक्ट कर सकती है बेस, क्योंकि उनका 25% का वो है। तीसरा ये कि ओवरऑल जो चारों तरफ से आती है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट दुबई में तकरीबन कोई 160 लोग, 160 नेशनलिटीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये हम्म। उसकी ब्यूटी है दुबई की इन्वेस्टमेंट की। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये जरा हाँ। देखने की बात है कि कितनी चारों तरफ की इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ आ रही है। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बहुत से इन्वेस्टर्स जीसीसी के रीजन से ही आ रहे हैं निकल के, तो ऑफ कोर्स हम्म। उनकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना ऑयल का। जी, 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 जी। तो ऑफ बट कोर्स वो लेकिन फिर ये आपको कह रहा हूँ ना नजर कि आएगा। सिर्फ वो लोग नहीं आ रहे। हाँ। यानी अगर मैं टॉप इन्वेस्टर्स में भी देखूँ तो मुझे जीसीसी का नाम नजर नहीं आता कहीं पे भी। हम्म। जैसे मेरे जितने टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो सारे बाहर-बाहर के मुल्क हैं। कोई कहीं है, कोई यूके है, तो कोई इंडिया है, तो कोई हम्म। पाकिस्तान है, तो लेबनान है, कोई इजिप्ट है, इस तरह के सारे-सारे मुल्क हैं। उसमें क्योंकि ये तो पहले से बाइंग कर चुके हैं, होगा पोर्शन तो छोटा होगा। ये जो ब्लैक रॉक है, उसके सीईओ ने कहा है, पावेल ने कहा है कि ये जो यूएस से रिलेशनशिप इनकी बहुत डीप है हम्म। जीसीसी स्टेट्स की, तो उसका इतना इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये खातून है, एडीसीबी में होती है वहां बैंक में, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये कमेंट दिया था कि तकरीबन 3.7% जो जीसीसी का टोटल एक्सपोर्ट है ना, उसका कंट्रीब्यूशन है इनका। तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट इनको नजर नहीं आ रहा है उसके ऊपर, जीसीसी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात हम्म। नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑयल प्राइसेस जो है वो एक की फैक्टर है। अब की टेक अवे क्या है, वही वाली बात मैंने लिख दी है इसके अंदर कि इज लिमिटेड। बट जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है वो ऑयल प्राइसेस का, सेंटिमेंट का, जो है वो बेसिकली मसला है, कि वो लोग सोच क्या रहे हैं। बट साथ में ये जो ऑल्टरनेट कंट्रीज घुसने की कोशिश करेंगे यूएई, वो हेल्प करेगा इस चीज को ऑफ करने में। अच्छा, ये बड़ा वही फेमस है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त रिमाइंड कराना जरूरी है कि वॉरेन बुफे ये कह चुका है हम्म। कि बिल्कुल। लालची बने उस वक्त जब लोग डर रहे हो, और जब लोग ग्रीडी हो रहे हो तो फिर आपको डरना चाहिए। तो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा हम्म। लालची होने का टाइम आ रहा है। इसका एक और फेमस कोट है कि बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग। नहीं, हम्म। उसने कहा था कि सेल बाय व्हेन समबडी बाय इज व्हेन देयर इज विनिंग। ब्लड ऑन द स्ट्रीट, इवन इफ इट्स योर्स। बिल्कुल सही कहा, हाँ। बिल्कुल सही। कहते हैं अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाना है ना, बिल्कुल। अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाइए, जो दिल कर रहा है वो मत करें। हम्म। अच्छा, गेट रेडी फॉर शॉर्ट टर्म करेक्शन। अगर ये सिचुएशन चलती है तो करेक्शन हमें थोड़ी सी नजर आ रही है आते हुए। और गाइडलाइंस हैं कुछ जो हमने पिक किए हैं। एक तो डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर रियल एस्टेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉक्स में हम्म। चले जाएं। ये अच्छा हम्म। टाइम है इस वक्त डाइवर्सिफाई करने का, स्टडी करने का, कि सिर्फ रियल एस्टेट के इन्वेस्टर ना बने, बल्कि थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर हो जाएं। बिल्कुल। हर हर चीज में डेवलप करें। होमवर्क बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा होमवर्क करें। इस वक्त ग्रीडी होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर हम्म। दें। ये नहीं है। चीज जो भी उठाएं, हम पहले भी कह चुके हैं, अच्छी उठाएं।
उसके बाद मॉनिटर करते रहें मार्केट को, ज़रूरी है, हुँ, चेक करते रहें, ताकि आप अकॉर्डिंगली स्टेप उठा चुके और तैयार रहें इन्वेस्टिंग के लिए। यानी चीज़ें भी तैयार करके रखें कि अगर वक़्त आएगा, तो फिर मैं फटाफट इन्वेस्ट करूँगा हाँ, और फिर नेगोशिएट करें। इस वक़्त जहाँ पे भी जाएँ, नेगोशिएट करें, क्योंकि बिल्कुल। मार्केट जो है वो आपकी तरफ को लेके डाइवर्सिफ़ाई तो जाएगी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब कोई भी एक सिंगल मार्केट जो है ना वो रिलायबल नहीं रही ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ यूएस में बैठे हुए हैं तो यूएस में भी शेकअप्स आ रहे हैं, अगर आप यूरोप में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी शेकअप्स आ रहे हैं, कनाडा में तो उधर तो और शेकअप्स आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपना कैपिटल डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा कि कुछ आपने कैपिटल दुबई में लगाया, रियल एस्टेट ऐसे ही में, है, कुछ आपने स्टॉक्स में डाला यूएस के अंदर, कुछ आपने जो है वो ऐसे ही। अपनी यूके में प्रॉपर्टी रखी हुई है या कनाडा में रखी हुई है, तो डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा। तो अगर किसी एक रीजन में इम्पैक्ट आता भी है तो दूसरा रीजन उसको जो है वो कवर कर सकता है। तो मैं भी हुँ, जनरली यही लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा जो है ना आप 2-3 मुल्कों को अपने ज़हन में रखें कि वहाँ आपका जो है ना हुँ। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। तो वी आर डन, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए और ठीक है, इसमें ज़बरदस्त। प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ गैप्स हों, कोई चीज़ हो आपको लगे कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं, प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। वो कमेंट्स हमें गाइडलाइन देते हैं, खासकर यासीन का तो बड़ा शदीद फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो पीछे-नीचे कमेंट आए, किसी ने कोई भी बात की है, उस पे एक हम ज़रूर सेशन करें। तो बिल्कुल, ये वो कमेंट्स एक तरह का फीडबैक होता है हमारे लिए और हम उस हुँ, फीडबैक को लेके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हुँ, भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो हमें बताएँ कि हमने क्या चीज़ कवर की है, क्या नहीं की है। अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी है तो हमें बताएँ ताकि हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें। और अगर कोई हमसे मिस्टेक भी हो गई है, कोई हमने ऐसी बात की है कि जो कि वैलिड नहीं है, तो प्लीज़ करेक्ट हुँ, अस एज़ वेल। हम ऑफ कोर्स प्लीज़, लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम उसको जो है रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच मोहसिन भाई। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल और तमाम इन्वेस्टर्स को इस वक़्त ये सोचने की ज़रूरत है कि नॉलेज रखें, पढ़ें, रीड करें, एनालाइज़ करें चीज़ों को और फिर जो है आप उसके बाद एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं अपने लिए। ऑफ़ कोर्स किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है जितनी भी रिसर्च आपके सामने लेके आ सकें, हो सकता है आपको उससे हेल्पफुल आइडिया मिले। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं आपसे। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू यासीन। अल्लाह हाफ़िज़।